तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब सेल्फ इंडक्शन परसों हम लोग पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। टुडे वी विल स्टडी द टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन उस दिन आप लोग पढ़े तो थोड़ा सा आप लोगों को नया टॉपिक लगा होगा। सेल्फ इंडक्शन जो आप लोग पढ़े उस दिन वो थोड़ा सा नया टॉपिक लगा होगा, एकदम कंफर्म लगा होगा। सेल्फ इंडक्शन में आप लोग क्या पढ़ेगी, खुद से ही कॉइल जो है एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है जो कि ओरिजिनल वाले ईएमएफ को रोक लेता है। वो हमारे किसी काम का नहीं है, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। और वो हम लोग पढ़े थे कि सोलेनॉइड और कॉइल के केस में होता है। तो सेल्फ इंडक्शन वाज आई कैन से आउट एंड आउट न्यू टॉपिक। जैसे 9, 10, 11, 12 में सेल्फ इंडक्शन नाम का कोई टॉपिक नहीं है। सेल्फ इंडक्शन आप लोग परसों जो पढ़े वही टॉपिक है। बट आज जो टॉपिक पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, वो नाम के लिए आपको नया टॉपिक भले लग सकता है, बट एक्चुअली ये टॉपिक हम लोग क्लास 10th से पढ़ रहे हैं। क्लास 10th के भी बुक में ये डायग्राम बनाया गया था। क्लास 10th में भी आप लोगों को मेथड्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जहां पर पढ़ाया गया था। 12th का भी जो पहला क्लास चलाया इसका मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ, उसमें भी ये डायग्राम आप लोग देखे थे। 10th के बुक में था इस तरह से कि एक रड लेना है। 10th के बुक में सबसे मतलब जेन्युइन तरीका है करंट इंड्यूस करने का। बोला गया था कि यहाँ पर एक कॉइल लेना है इस रड पर और इसमें करंट प्रोड्यूस करना है, और एक और कॉइल लेना है यहाँ पर, इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं करना है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा करके छोड़ देना है। और 10th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़े, बताया जाता है जब जब यहाँ का स्विच को ऑन या फिर ऑफ करते हैं तो इधर वाला जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। ये वन ऑफ द फेमस मेथड टू इंड्यूस ईएमएफ है, ये हमें 10th से मालूम है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन परसों जो पढ़े हैं वो कोई हमारे काम में आता भी नहीं है और हमें वो चीज मालूम भी नहीं था। म्यूचुअल इंडक्शन में फॉर्मूला ये वो तो आज पहली बार आप लोग पढ़ेंगे, कभी ये फॉर्मूला पढ़े नहीं लाइफ में। बट ये जो टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन का, ये सबसे एकदम सबसे क्या बोलते हैं उसको, सबसे मेजर मेथड है टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ। 10th क्लास में भी हम लोग ने पढ़ा था। मतलब मेजर मेथड टू इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है प्रूफ करने का कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। 10th क्लास में ऐसे आपको सिखाया गया था। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो परसों का क्लास जो लोग किए थे उसी का कंटिन्यूएशन है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब टॉपिक आपको स्ट्रेट वायर में नहीं पढ़ना है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टर, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये आपको सिर्फ कॉइल में पढ़ना है, ये स्ट्रेट कंडक्टर में नहीं है। दिस टॉपिक्स आर नॉट इवन इन कंसिडरेशन, है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। ये सब बातें कॉइल पर ही होती है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के केस में ये परसों का क्लास अगर आपको याद हो, ये क्या है, ये कॉइल है। परसों का एक लेक्चर जो परसों कम से कम 10 बार दिया, एक बार और देते हैं। आप अभी इस वाले कॉइल को भूल जाइए ऐसे ही। परसों बताया गया था ये कॉइल है, इसमें जैसे ही करंट पास करेंगे, इस कॉइल में जैसे ही करंट जाएगा तो हैंस क्रिस्टियन और ये स्टेट एक्सपेरिमेंट 8th क्लास से शुरू होकर के 12th के फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक हमें मालूम है। जैसे ही करंट पास करेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका सेफ ही ऐसा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड तुम चाहोगे नहीं तो भी वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ क्या होगा, वो इसके साथ क्या बोलते हैं उसको, लिंक्ड हो जाएगा, लिंक्ड। और लिंक होते इसके साथ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया है तो खुद ब खुद मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अलग कॉन्सेप्ट है, परसों बताया गया था इसका करंट को वैरी करोगे वो फ्लक्स वैरी होगा। फ्लक्स वैरी होने की वजह से इसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको सेल्फ इंडक्शन कहते थे। ये परसों पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा कुछ और है, आज वहां तक टॉपिक सेम है। कॉइल है, करंट प्रोड्यूस किए, मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो जाएगा, इसके एरिया के साथ। सेफ ही ऐसा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ लिंक हो जाएगा तो क्या बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड, माने वही मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ लिंक होकर बना देगा मैग्नेटिक फ्लक्स। परसों तक कहानी यहीं पर खत्म था, बट आज अलग है। अब जो इसके साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है उसके ठीक नजदीक में, बहुत दूरी पर नहीं रखना है। और कोई फॉर्मूला नहीं है मैथ का कि मैं आपको दूरी कैलकुलेट करके बता दूं कि इतने दूरी में होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है 12th क्लास में। नेबरहुड बोला जाता है, प्रॉक्सिमिटी वर्ड बोला जाता है, प्रॉक्सिमिटी, नेबरहुड, ये सब वर्ड चलता है। कोई लेंथ नहीं कि लेंथ गिन के बता देंगे कितना नजदीक में रखने पर होगा, ऐसा कोई डिफाइंड लेंथ नहीं होती है। बट कॉन्सेप्ट यह है कि इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ बिल्कुल नजदीक में, अगर ऐसा ही कॉइल अगर आपके पास फिर से है तो इसका जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा,
वो इसके साथ इसके शेप के वजह से क्या हो जाएगा, लिंक कर जाएगा। तो कल तक जो कहानी यहीं पर खत्म था, आज इसका फ्लक्स को पहले इसके साथ भी लिंक कर लो, ठीक है, और फिर परसों जो पढ़ाएगा तो वही काम फिर से कर लो। फिर से इस करंट को तुमको क्या करना है, वेरी करना है। परसों डायग्राम बनाएगा तो इसमें नहीं दिख रहा है, बट परसों आपको वेरिंग करंट का मतलब समझाया गया था। जो लोग नहीं पढ़े हैं वीडियो देख लो, उसमें रियोस्टेट लगाओ और बार बार रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करो, तब करंट वेरी करेगा। ऐसे जादू से करंट थोड़ी वेरी करेगा। ये अलग बात है कि घर पर जो हमारा करंट आता है वो एसी आता है, एसी वाला करंट खुद ही वेरी कर जाता है। लेकिन अगर बढ़िया देखना है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो उसके लिए आप रियोस्टेट लें और करंट को वेरी करें रियोस्टेट के मदद से। तो जैसे इस करंट को वेरी करोगे तो फिर परसों वाला लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगा। करंट को जैसे ही वेरी करोगे, तो हम लोग सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे, 50 बार कम से कम पढ़ चुके हैं 10 से 12 तक, म्यू नॉट एन आई, है ना। क्या होगा, ये करंट अब वेरी कर रहा है, ये वेरी करता हुआ करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया के साथ लिंक होकर फ्लक्स है, वो फ्लक्स वेरी कर रहा है, और फ्लक्स वेरी होने के वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जो कि इस पूरे चैप्टर का नाम है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले वायर पे हुआ, फिर कॉइल पे हुआ, अब इसके वजह से बगल वाले कॉइल में होगा और इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको ये चीज मालूम होगा कि क्योंकि अंत में वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आया है, तो फिर से जो यहाँ पर करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो फिर लेंज लॉ को फॉलो करेगा, कॉस को अपोज करने वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का जो तीसरा चौथा लॉ है उसको फॉलो करेगा, और बिल्कुल सीधा होता तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को फॉलो करता, तो अभी भी करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा समझने के लिए है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, इसका आई को वेरी, आई वेरी करने से बी वेरी, और ये बी इसके साथ ए के साथ मल्टीप्लाई होकर फ्लक्स बन के इसके साथ लिंक हो गया। फ्लक्स बराबर बी, ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। तो ये बी वेरी होने की वजह से क्या होगा, ये जो फ्लक्स है वो वेरी करेगा, और पूरे चैप्टर का समरी यही है, फ्लक्स वेरी करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा। पहले वायर में हो रहा था, फिर कॉइल में हुआ, कॉइल के वजह से बगल वाले कॉइल में हो गया, दैट इज आवर म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जैसे इस डायग्राम में जिसमें करंट पास करते हैं, 10th के बुक में भी लिखा हुआ है, जिसमें करंट पास कर रहे हो उसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिसमें इंड्यूस ईएमएफ हो करके तुम शो कर रहे हो सामने वाले को, वो सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। तो मेरे इस डायग्राम में ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, कहीं कहीं पर कॉइल 1 कॉइल 2 भी मैं लिख दिया हूँ अभी डेफिनेशन में। आप बार बार प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिख के 1 2 लिख के भी काम चला सकते हैं। बाकी इसमें थोड़ा सा चीज थोड़ा समझ लेंगे। जैसे प्राइमरी कॉइल में करंट कितना हुआ, ये आई है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद किस कॉइल के साथ, इसका नहीं, इस पूरे चैप्टर में उधर वाले के साथ आपको डिस्कशन करना है। इसमें तो हो ही रहा है, ये तो पहले पढ़ ही चुके हो, ये क्यों पढ़ेंगे फिर से। उसमें जो हो रहा है उसके बारे में बात हो रहा है। फ्लक्स कैसे, फ्लक्स फिजिक्स में 11th में फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन में, 9th में भी ऐसा बहुत बार लिखते थे 1 2 2 1, इसका एक साइन कन्वेंशन था। इधर भी मतलब यही है, इसका मतलब है फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है, 2 के साथ लिंक हो रहा है, 1 के वजह से, 1 के कारण भी लिख सकते हो, 1 के कारण, जो ऐसा भी कारण लिखा था मेरे को बताएं, 2 पे लिंक होगा। ये साइन कन्वेंशन है, बार बार उतना कौन लिखेगा, ऐसे लिखने पे काम चल जाएगा, ठीक है। और परसों का जो लोग क्लास किए थे या फिर नहीं भी किए थे, तो सिंपल हिसाब, आखिर ये जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो तो सिर्फ इस करंट पर ही डिपेंड कर रहा है और किसी चीज पर नहीं। इसी करंट को बढ़ाओ घटाओ चेंज करो, फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा चेंज होगा, दूर दूर तक करंट छोड़ करके और किसी चीज से कनेक्शन नहीं है। सो दिस फ्लक्स लिंक्ड विथ 2 ड्यू टू 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन परसों बताया गया था प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं है। प्रोपोर्शनल हटेगा, अब एक कांस्टेंट आएगा। कल जो आपका कांस्टेंट आ रहा था परसों, वो एक कॉइल के वजह से आ रहा था। इस बार जो कांस्टेंट है वो दोनों कॉइल का म्यूचुअल है। इस m को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। कल एक कॉइल में था तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, दोनों कॉइल वाला कॉन्सेप्ट है, दैट विल बी नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो वहां तक लिख लो, पहले डायग्राम वगैरह बना लो, पहले वहां तक लिख लो। तो अब m के बारे में लिख लिया जाए। परसों l के बारे में आप लोग लिखे थे, आज m के बारे में लिखेंगे। तो m हुआ क्या, जो l के साथ हो रहा था वही m है। l वाज, परसों हम लोग पढ़े थे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। m जो है ये कांस्टेंट है,
बट ये दो कॉइल के लिए, कपल ऑफ कॉइल्स के लिए ये वर्ड हमेशा आता है वही कॉन्सेप्ट परसों वाला ही। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो फ्लक्स बराबर एम आई है। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो ना, फ्लक्स इसके साथ लिंक है, करंट लेकिन प्राइमरी वाले का लेना है, इतना चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे इसमें कोई बहुत भयानक न्यूमेरिकल है नहीं कि मिस हो जाए दिमाग से तो गलत हो जाएगा, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। याद ही करना है, कॉन्सेप्ट ही समझना है। बहुत भारी भयंकर न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर वैसे में भी नहीं है ना, तो ध्यान में बस रखना। बाकी एम इसमें भी जैसे फ्लक्स लिखे हो 2 का लिंक है 1 के साथ, वैसे ही एम को भी वैसे ही लिखने का तरीका है। 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 के वजह से, दिस इज M21, दिस इज फ्लक्स 21 बाई करंट, और करंट किस में रन करेगा, प्राइमरी में, ठीक है। कोई डाउट तो दिक्कत, ठीक है। अब डेफिनेशन जो अभी इतने देरी से पिछले 15-20 मिनट से बोल रहे हो उसमें एक बार देख लो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हुआ, ये वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या जो आज पढ़ रहे हैं, ये फेनोमेना है। इस फेनोमेना में क्या होता है, एक प्राइमरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस करते हैं, उस करंट प्रोड्यूस करने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है प्राइमरी वाले में, फिर उसके वजह से जो फ्लक्स बना वो बगल वाले सेकेंडरी कॉइल जो एकदम नजदीक में होना चाहिए उसके साथ वो फ्लक्स लिंक कर जाता है। फिर तुम किसी भी तरह से करंट को वैरी करवा दो प्राइमरी वाले कॉइल में, तो फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से वो जो उधर वाला कॉइल है उसमें भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। जहां करंट वहां वोल्टेज, तो वहां इंड्यूस ईएमएफ, और वोल्टेज कंप्लीट होने के लिए सर्किट पूरा होना चाहिए। तो क्लोज्ड सर्किट में उधर वाले तरफ भी तुम्हें एक ईएमएफ दिखेगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है। और इस पूरे फेनोमेना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। और दोनों कॉइल के बीच का कपल का जो कांस्टेंट है, जो कि ये डिसाइड करेगा कि इसमें तो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, बात समझ रहे हो ये कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है। परसों वाला कॉन्सेप्ट क्या था, एल क्या था, परसों वाला जो है वो फ्रिक्शन जैसा, इनर्शिया जैसा रोल प्ले कर रहा था कि तुम तो करंट प्रोड्यूस किए हो और वो कॉइल जो उसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, कितना बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा वो एल पर डिपेंड कर रहा था, हर कॉइल का बराबर नहीं होगा। उसी तरह से यहां पर क्या करो, प्राइमरी है, हो रहा है किसके साथ लिंक, सेकेंडरी वाले पर, कितना होगा, पूरा तो होगा नहीं, इसके पास जितना हो रहा था इतना तो इसके साथ होगा नहीं, कितना होगा वो डिसाइड करने का जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। और एक चीज दिमाग में रखना, एल जो परसों लिखे थे वो किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, बट ये जो एम के बारे में बात कर रहे हो वो डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ये कितना दूरी पर है, जैसे कि ये इसको और नजदीक में ला करके अगर एक दूसरे के ऊपर ही अगर बांध देंगे तो अलग हो जाएगा। फिर जो 10th क्लास में डायग्राम पढ़े थे, ये कॉइल ऐसा हवा में एक्चुअली में रहता नहीं है, इन सारे कॉइल्स को हम लोगों को एक फॉर्मर के ऊपर बांधना पड़ता है, आयरन के ऊपर। तो किस मटेरियल के ऊपर बांधे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो एल तो परसों ऐसा कोई टॉपिक आपको लिखवाया नहीं गया था कि किस किस फैक्टर के ऊपर एल डिपेंड करता है, बट एम जो है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जो कि हमें याद भी करना है, लिखना भी है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, फेनोमेना है। क्या होता है इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किसके साथ है, वाइन कॉइल के साथ, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू करंट चेंजेस इन अदर कॉइल इन इट्स प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी वर्ड का मतलब नेबरहुड होता है, नेबरहुड, बगल वाला कॉइल पे करंट चेंज करने के वजह से, कॉइल वर्ड बार बार आ रहा है, वायर वर्ड नहीं आ रहा है, बगल वाले कॉइल में करंट वैरी करने से इधर वाले कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। और कितना होगा वो बताने वाला जो कांस्टेंट है कपल के बीच का, दैट इज नोन एज आवर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। लैंग्वेज में और इसको लिखेंगे, वेरिएशन हो रहा है करंट में, करना पड़ेगा, किस में, प्राइमरी वाले में। फ्लक्स किसके साथ फाइनली लिंक हो गया है, सेकेंडरी वाले के साथ, वो वैरी करेगा। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसका फ्लक्स वैरी करने की वजह से इसका भी कर रहा है, बट ये तो पढ़ ही चुके हैं परसों। इसके वजह से इसमें जो कर रहा है, इसके वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ अंतिम में ये लिख करके रखेंगे कि आखिर इतना कुछ बहसबाजी करने के बाद भी हमें यही मालूम चला ये इस चैप्टर को ही फॉलो कर रहा है। अंत में भी जो करंट हुआ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से आ रहा है। तो ये लेंज लॉ,
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इन सबको उधर वाला जो करंट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो फॉलो करेगा। इसको भी हम लोग लिख करके रखेंगे। इस पर कुछ बहुत भयानक टाइप का कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपके क्लास में, प्रूफिंग ही आगे जाएगा। प्रूफिंग किस तरह से आगे जाएगा, परसों हम लोग देखे थे सबसे फेमस जो कॉइल इंडक्टर था वो सोलोनॉइड ही होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक सोलोनॉइड को दूसरे सोलोनॉइड के ऊपर ही बांध देंगे, 2 सोलोनॉइड बन जाएगा, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, एक ही आपके सिलेबस में जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, पहले इसको लिख लो, डेफिनेशन वगैरह लिख लो। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ फेनोमेना इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू वन कॉइल वेरीज अकॉर्डिंग टू करंट चेंजेस इन अदर कॉइल इन इट्स प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी वर्ड का मतलब नेबरहुड होता है। फिर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ करंट इन कॉइल 1 जिसको कि प्राइमरी कॉइल भी कह सकते हो, फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 2 जिसको कि सेकेंडरी कॉइल भी कह सकते हो, वो वेरी करेगा। ड्यू टू दिस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2। 1 में तो होगा ही, तो 1 के बारे में तो पढ़ चुके हैं, वो बैक ईएमएफ है। 2 पर जो हो रहा है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, और सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं, सर्किट कंप्लीट होगा वोल्टेज तभी बनेगा, है ना। और इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है, तो हम लोग क्लियर लिख सकते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, इसको लिख लो ध्यान से। तो जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था बच्चों उसको निकाल लो, फर्स्ट डे ही बताया गया था। एक्चुअली में 10th क्लास का डायग्राम है, ये डायग्राम 10th के बुक में भी दिया हुआ था। इसको आप अभी एक बार और बना लेंगे और एक बार याद करेंगे। ये एक फॉर्मर है, सिलेंड्रिकल फॉर्मर जैसे आयरन का, इसमें ये वाला कॉइल है, दिस इज प्राइमरी कॉइल। ये क्लास 10th का बुक का डायग्राम है, प्राइमरी कॉइल है। इसमें स्विच ऑन जैसे ही करेंगे तब इधर वाला गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसी चीज को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 10th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़े, अभी उसका फॉर्मूला वगैरह को भी देख रहे हैं। 10th में बस मालूम था होता है, 12th में कितना होता है वो भी बता सकते हैं, कितना वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी बता सकते हैं। अभी ये डायग्राम फिर से इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये मैंने बताया अंत में इतना कुछ होने के बाद जो अंत में ये जो करंट और ईएमएफ बन रहा है वो लेंज लॉ को ही फॉलो करता है। और लेंज लॉ अभी तक हमने ज्यादातर लोग जो लोग क्लास कर रहे हैं याद हो गया होगा, लेंज लॉ में करंट या फिर ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होता है कि वो अपने कॉज को ही अपोज कर देता है। तो जैसे आपके लेक्चर में पहले भी लिखवाया गया, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो अगर करंट इंक्रीज किया तो करंट इंक्रीज अगर कर रहा है, करंट इंक्रीज सिर्फ स्विच ऑन से नहीं होता है, ये आपको परसों वाले दिन तरीका बताया गया, रेजिस्टेंस को भी कम कर दोगे तो भी करंट का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। अगर बढ़ता हुआ करंट अगर कॉज है, ठीक है, तो यहां पर जो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये पढ़ लिए एक बार, बस इसको 10th क्लास से मिला ले रहे हैं। इसमें करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि अपने कॉज को अपोज कर देगा। तो इसमें बढ़ता हुआ करंट कॉज है, तो इसको अपोज करने के लिए ट्राई करेगा, इधर वाला करंट इसको अपोज कर दे, तो इसका डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ से गैल्वेनोमीटर में जो है वो करंट जो है वो फ्लो कर जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया गया था 10th में भी, और ये लेंज लॉ को फॉलो कर रहा है अभी भी ये वाला जो करंट है इट इज फॉलोइंग लेंज लॉ। एंड येट अगेन वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉपिक का नाम चेंज हो जा रहा है, कभी एडी करंट आ जा रहा है, कभी सेल्फ इंडक्शन आ जा रहा है, कभी म्यूचुअल इंडक्शन आ जा रहा है। अंत में सब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, और सब लेंज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी में बताया गया था कि अगर करंट को डिक्रीज करना अगर कॉज होगा तब क्या होगा, करंट अगर डिक्रीज करता हुआ कॉज होगा तब क्या होगा, तब लेंज लॉ के हिसाब से इधर का करंट ऐसे इंड्यूस होगा तो अपने कॉज को अपोज, तो डिक्रीज नहीं वो इंक्रीज करवाएगा। इंक्रीज करवाने के लिए जो ये करंट का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन ऐसा ही हो जाएगा। इसीलिए स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ करोगे तो इस केस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तो शो करता है, बट उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होता है लेंज लॉ को फॉलो करते हुए। तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ा था, इसको इस टॉपिक के साथ मिला लेना है। अब बस हमें फॉर्मूलाज वगैरह देख लेना है कि कितना होता है, 10th क्लास से जान रहे होता है कितना होता है के लिए हमें फॉर्मूलाज का जरूरत पड़ेगा। बाकी फॉर्मूलाज परसों जैसा लिखे थे वैसा ही है। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी कॉइल, नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू कॉइल 1। फॉर्मूला भी आप लोग लिखे M इंटू आई, बट ये आई किस में होना चाहिए, आई प्राइमरी में होना चाहिए, है ना बस।
फिर अंत में क्या पता चला कि जो भी यहाँ पर ईएमएफ बनने वाला है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से बनने वाला है, तो इट विल फॉलो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज E बराबर माइनस डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, E बराबर माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई, एम कॉन्स्टेंट है बाहर चले जाएगा, तो दिस इज E इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। परसों आया था E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, अभी आ रहा है E बराबर माइनस एम डी आई बाई डी टी। परसों का माइनस शो कर रहा था कि उस केस में बैक ईएमएफ बनता है, आज का माइनस शो कर रहा है कि जिस तरफ मतलब जिस कारण से डी आई बाई डी टी हो रहा है ये E उसको अपोज करेगा। ये माइनस सिर्फ लेंज लॉ के वजह से है, पहले भी कई बार वीडियो में बताया जा चुका है। न्यूमेरिकल बनाते समय इसका माइनस नहीं आता है, ये माइनस सिर्फ लेंज लॉ का है, कॉस को अपोज कर रहा है, कई बार ये टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। बाकी मैथमेटिकली अगर बात करें तो क्या क्या हुआ यहाँ पर उस दिन भी बताया गया था। दो तरह का डेफिनेशन बन सकता है, दो तरह का डेफिनेशन बन सकता है। इस वाले से क्या होगा, इफ इस वाले डेफिनेशन से क्या होगा, इस वाले से होगा कि अगर करंट का वैल्यू 1 एम्पियर हुआ है ना, इस वाले डेफिनेशन से इफ करंट का वैल्यू 1 एम्पियर तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल है वही हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस वाले डेफिनेशन के हिसाब से परसों बताया गया था कि यदि डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, एक सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट चेंज, तो जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। माइनस साइन सिर्फ लेंज लॉ को शो करता है, तो दो तरफा डेफिनेशन है, परसों भी था। अगर I 1 है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स या जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है उतना ही M का वैल्यू हो जाएगा। यदि आप किसी तरह से चेंज इन करंट 1 एम्पियर पर सेकंड कर रहे हैं तो जितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ उतना ही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। ये डेफिनेशन करने का तरीका, और परसों कुछ कुछ चीज और लिखवाया गया था, उसको हम लोग फिर से लिख लेंगे। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट एसआई यूनिट, जनरली परसों हम लोग किए थे कि कांस्टेंट वगैरह का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट नहीं होता है, बट परसों किए थे। इसका क्या था, एल का था हेनरी, एम का भी हेनरी ही है, दिस इज हेनरी, और डायमेंशन वगैरह भी सेम है। कितना आया था परसों, डायमेंशन देख करके बता दो, जो आएगा वही आ जाएगा फिर से, क्योंकि फॉर्मूला तक सेम है। ml2t-2 a-2, तो डायमेंशन भी सेम है, यूनिट भी सेम है, कॉन्सेप्ट भी मोटा मोटी सेम है, बट वो एक कॉइल में होता है, ये कपल वाले कॉइल में होता है। ये सब बातें हैं हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। और 1 हेनरी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 हेनरी को 1 हेनरी यहां से ये अगर 1 है तो ये फ्लक्स के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट वेबर, 1 वेबर पर एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वेबर पर एम्पियर। वेबर फ्लक्स का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, पहले लिखवाया हूं, ठीक है। बाकी ये सब लिखने का तरीका हेनरी, मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी सब है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हेनरी है। डायमेंशन इसका आता है और इसका डायमेंशन एल का ही है, फॉर्मूला भी एल वाला ही है और यूनिट भी एल वाला है, तो इसको आराम से इसको लिख लो। न्यूमेरिकल्स इस पर नहीं है, फॉर्मूला ढेर सारा है बट न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो ऐसा कोई टॉपिक हम लोग पहले नहीं लिखे कि सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करेगा, बट ये हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा वो हम लोग थोड़ा सा 10th क्लास में ही समझ गए थे, डायग्राम भी देख करके। ज्योमेट्री ऑफ 2 कॉइल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के ज्योमेट्री के ऊपर। अब ज्योमेट्री में बहुत कुछ आता है, ज्योमेट्री में आता है कॉइल कैसा था, एक बड़ा एक छोटा, दोनों एक जैसा, शेप क्या है कॉइल का, कस करके बांधे हो कि एरिया ज्यादा दे दे करके बांधे हो, ये हुआ शेप है। नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, जिस फॉर्मर के ऊपर बांधे थे दोनों कॉइल को उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आयरन के ऊपर बांधे तो अलग होगा, निकल की बॉल के ऊपर बांधोगे तो अलग होगा। आयरन में भी 10th क्लास में पढ़े थे, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर करोगे तो अलग होगा, एकदम हॉट सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर करोगे तो अलग होगा। तो ये सब जानना है। बाकी ये तो साफ डायग्राम से ही दिख रहा था, कितने दूरी पर कॉइल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा देख लो, रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ 2 कॉइल्स। रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ 2 कॉइल्स का मतलब होता है कि किस तरह से दोनों कॉइल को तुम रखे हो उस फॉर्मर के ऊपर, सामने सामने, ऊपर ऊपर, एक नीचे, 90 डिग्री पर किस तरह से कॉइल्स को आप प्लेस करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो सिर्फ तीसरा वाला बात है
रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स, इसके लिए एक मैथमेटिकल टर्म भी है, इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। किस तरह से दोनों कॉइल का आपने कपल बनाया है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोई इसका फॉर्मूला नहीं है बट मालूम होना चाहिए, के से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, ठीक है, लिखो। जैसे गैल्वेनोमीटर जो लोग पढ़ रहे थे उसमें एक वर्ड आया था टॉर्सनल कांस्टेंट, है ना, तो वो उसका कोई न्यूमेरिकल तुम्हारे क्लास में नहीं है। टॉर्सन निकालने का कोई तरीका आपको नहीं मालूम है, 11th क्लास में आप लोग टॉर्क पढ़े। टॉर्सनल कांस्टेंट को ट्विस्टिंग कांस्टेंट भी लिखे थे, सो वो ट्विस्ट का कोई न्यूमेरिकल थोड़ी बना 11th 12th में, लेकिन गैल्वेनोमीटर में वर्ड आता है ट्विस्टिंग कांस्टेंट। ट्विस्ट आपको रोटेशनल मैकेनिक्स में नहीं सिखाया गया, घूमना सिखाया गया। ट्विस्ट ऐसे मुड़ जाने का कोई फॉर्मूला आपके क्लास में नहीं है, बट वो जानना है। वैसे ही ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, ये कपलिंग का कोफिशिएंट कोई ऐसा कोई एक अलग से कोई खतरनाक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे आपके कुछ बुक्स में बताया हुआ है कि किस किस अलग अलग शेप में हम लोग इसको रख सकते हैं। अपना थोड़ा दिमाग बता के भी बता सकते हो कि ये ज्यादा कब होगा, कपलिंग में म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा कब प्रोड्यूस होगा, बताओ अपने से कुछ दिमाग लगा करके, कैसे दोनों कॉइल को प्लेस किया जाए। बोलो, बैठे रहे। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या बताओ। जैसे अगर ऐसा हुआ, ये रड है, एक कॉइल को इसके ऊपर और दूसरा वाला भी इसके ऊपर। इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो मैक्सिमम होता है, मतलब सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस जो है वो ऐसे डायग्राम में पॉसिबल है, समझ आ रहा है। सबसे कम की शेप में देखा गया है ऐसे, अगर एक रड ऐसा है, इसमें एक कॉइल को ऐसे बांधे हो और दूसरा उससे थोड़ा दूरी पर 90 डिग्री पर है, ऐसा ऐसा, तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू जो है वो मिनिमम। मोटा मोटी जो मेजर डायग्राम है, जो कि आप लोग अभी वाला शेप पढ़े थे, अभी जिसपे आप प्रूफिंग लिख रहे थे, जो नॉर्मल केस है, रड के ऊपर एक कॉइल को बांधे हो, दूसरा ऐसा है, इस केस में बीच बाच का आता है, मतलब एवरेज म्यूचुअल इंडक्टेंस इस केस में है। सबसे ज्यादा लिंक हो जाना म्यूचुअल इंडक्टेंस इस केस में है, सबसे कम चांसेस है म्यूचुअल इंडक्टेंस का इस केस में होना। ये डिसाइड करता है ये फैक्टर, जिसको भी कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और यू कैन से रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स। किस तरह से दो कॉइल को प्लेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, ठीक है। शेप उप लिख लो थोड़ा बहुत, हमें सारे शेप के बारे में पढ़ना भी नहीं है। जैसे आप लोग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड याद किए हैं, इस पूरे टॉपिक पर एक ही प्रूफिंग, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स, दो लॉन्ग सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा होगा, कितना होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग दो लॉन्ग सोलेनॉइड सेटअप करेंगे, कर लो सेटअप। ये दो, अब अपने हिसाब से मान लो, जैसे मैं मान रहा हूँ इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, तुम किसी को भी मान सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला है ना। और प्राइमरी किसको मानोगे, इसमें से करंट पास करवा रहे हो, तो मैं इसको मान रहा हूँ प्राइमरी, तो मैं इसमें से करंट पास कर रहा हूँ, तुम्हारा मर्जी, तुम ऊपर वाले से करवा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड ही नहीं, किसी भी दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने से पहले हमें कुछ रूल रेगुलेशन समझ लेना है। तो उसको पहले प्रूफिंग छुड़ा करके साइड में अपना रूल रेगुलेशंस कुछ अपना थिंग्स टू रिमेंबर में पहले ही लगा करके रख लो, पहले ही कुछ थिंग्स टू रिमेंबर में बातें याद करके रख लो, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड करते रहना, ठीक है।
तो एक थिंग्स टू रिमेंबर में पहले निकालना क्या है, पहले समझ रहे हो क्या निकालना क्या है? एम निकालना है, एम। जैसे परसों एल निकाले हो लॉन्ग सोलोनॉइड का, आज एम निकालोगे 2 लॉन्ग सोलोनॉइड का, निकालना एम है तुमको, है ना। तो अभी थोड़ा एक पूरा लेक्चर खत्म हो गया, इतना तो चीज समझे कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर एम है, एम किसका निकालना है? जैसे 2 वाले का निकालना है, मतलब 2 समझ रहे हो कौन हुआ? जो सेकेंडरी वाला हुआ, ठीक है। पहला ऐसा बाद में पता चलता है कि दोनों सेम ही होता है, बट जो रूल्स है M21 2 वाले का एम निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब 2 वाले का, मतलब जो भी हो रहा है 2 वाले का हो रहा है, ठीक है ना। 2 वाले का हो रहा है, जो भी हो रहा है 2 वाले का, तो फ्लक्स लेना है अपना, ऐसे लिख लो। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड है, ऑब्वियस बात है। उस वाले कॉइल में, मतलब सेकंड वाले कॉइल में एम निकालना है, सेकंड वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो फ्लक्स किसका देखेंगे? सेकेंडरी वाले का ना देखोगे, है ना। इसको लिख लो, फ्लक्स लेना है अपना, अपना मतलब सेकेंडरी का, ऐसा लिख लो, फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। फ्लक्स लेना है अपना, करंट लेना है, नहीं तो साफ साफ मालूम है करंट किसका लेना है? करंट लेना है दूसरे का, मतलब इस केस में प्राइमरी का, प्राइमरी ही लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा। फ्लक्स अपना वाले का मतलब सेकेंडरी का, करंट प्राइमरी का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ लिंक हो रहा था? पूरा 1 घंटे का सबरी में क्या समझे? दूसरे के ऊपर। प्रोड्यूस किस में हो रहा था? दूसरे में तो हो ही नहीं रहा था। प्रोड्यूस जो हो रहा था वो प्राइमरी वाले से हो रहा था। बी जो है वो प्राइमरी का। एक चीज सिर्फ बच गया, वो है एरिया। फ्लक्स का फॉर्मूला में बी इंटू ए आएगा, वो एरिया किसका लेना है, ठीक है। ये एरिया से आपको याद करना पड़ेगा, एरिया छोटा वाला लेना है, जो एरिया छोटा हो, मतलब जो अंदर के तरफ हो, ऊपर के तरफ जो कॉइल हो उसका नहीं, जो अंदर के तरफ हो वो वाले का लेना है। ये कंपलसरी है, ठीक है। ये आपको याद करना है, एरिया छोटे वाले का लेना है। उसका कारण है, जैसे मेरे बोलने से तो होता नहीं है, मेरे बोलने से तो होगा नहीं, तुम खुद से सोचो। बाहर वाले का एरिया, छोटे वाले का एरिया, बाहर वाले के एरिया के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, अगर जो बाहर वाला है छोटे वाले का एरिया के साथ, तो वो लिंक ही नहीं हो पाएगा ना। जो भी कुछ लिंक हो रहा है, म्यूचुअल का मतलब क्या? जो दोनों में हो रहा, तो जो छोटा वाला एरिया होगा उसी के साथ दोनों का लिंकेज होगा। एरिया तुमको छोटे वाले का लेना है, वो प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब नहीं है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन करते समय एरिया हमेशा छोटे वाले का लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स अपना लेना है, अपना मतलब सेकेंडरी वाले, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाले का लेना, ठीक। अब इन सब चीजों को सोच करके हम लोग अब बातचीत जरा करते हैं इस केस का, ठीक है। तो अपना दिमाग लगा के थोड़ा थोड़ा बताओ, प्रूफिंग 1 मिनट में हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स किसका निकालोगे? सेकंड कॉइल का, विथ रिस्पेक्ट टू 1। अभी फॉर्मूला पढ़े हो, M21। करंट किसका होगा? तो करंट तो भाई क्लियर है, पहले वाले का, मतलब प्राइमरी वाले का होगा। ये पहला हो गया, पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब बी किसका लेना है? बी प्राइमरी का। कौन सा शेप है? सोलोनॉइड है। सोलोनॉइड का बी तो मेरे ख्याल से अभी तक याद हो गया होगा सबको। सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई, है ना। दिस इज म्यू नॉट एन। एन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। N1 लिख दे रहे हैं क्योंकि पहले वाले का होगा। क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट एन आई ना, तो आई का नाम तो I1 ही है। ये हो गया बी का वैल्यू। इसके बाद क्या बताया? इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान से देखना, प्रूफिंग 2 मिनट का है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच कॉइल ऑफ कॉइल 2, मतलब सेकेंडरी वाले का, है ना। बस कितना होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। तो बी तो इसका लिए, बी किसका लेना है? प्राइमरी का। एरिया किसका लेना है? छोटे वाले का। जो भी हो छोटा उसका नाम ए ले लेंगे, ठीक है। अब बताओ कितना हो गया? बी का फॉर्मूला तो यहाँ से देख करके लिखिए, दिस इज म्यू नॉट N1 I1 इंटू ए। ये फ्लक्स का हो गया।
बट ये ईच टर्न का था ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न है, ईच टर्न, तो टोटल कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये फ्लक्स 2 1 नहीं होता एक्चुअली में, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ द कॉइल होता है ना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इसके साथ सेकेंडरी वाला ना, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, फ्लक्स ये एक का है म्यू नॉट N1 I1 A इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स कैसे निकालते हैं, ये स्मॉल n बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो दिस इज N1 I1 A इंटू n कैसे निकलेगा, N2 दूसरे वाला नंबर ऑफ टर्न्स किसका होगा, दूसरे वाले का, सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा, लेंथ तो सेम ही होगा नहीं, सोलोनॉइड है, लेंथ विल बी सेम, अब बताओ कितना हो गया, so this is mu naught N1 N2 I1 A L, बोलो कोई डाउट, यहाँ पर का दिस इज इक्वेशन नंबर A एंड दिस इज इक्वेशन नंबर B, फ्रॉम इक्वेशन A एंड इक्वेशन B, बताओ अपने से, दिस इज M21 I1 mu naught N1 N2 I1 AL, so this gets cancelled, ये M21 दिस इज कितना हो गया, mu naught N1 N2 AL, A भी छोटा वाला होगा और L भी ऑब्वियस है कि जो मतलब जो दोनों के साथ लिंक हो, जो दोनों के साथ लिंक हो, छोटा ही वाला होगा, ठीक है। वैसे L तो अलग अलग रहता भी नहीं है क्वेश्चन में, दोनों के साथ जो लिंक हो वही वाला L लेना है, दिस इज म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलोनॉइड, जो लोग पढ़ने में अब एवरेज है एटलीस्ट सोलोनॉइड का फॉर्मूला याद करिए, सोलोनॉइड का B याद करना है, सोलोनॉइड एज अ बार मैग्नेट याद करना है, सोलोनॉइड का L याद करना है, परसों लिखवाएगा तो सोलोनॉइड का M भी याद करना है, सोलोनॉइड को आपको याद करके जाना ही पड़ेगा घर से, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमें एक ही प्रूफिंग पढ़ना है, एक ही प्रूफिंग पढ़ना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलोनॉइड, फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला से भी क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है, क्योंकि एरिया छोटा वाला लेना है, तो जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं उन लोग इस बात को समझ लें, इसको अगर तुम उल्टा करके बनाते, उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, करंट तुम इसमें से ले लेते और इसमें कैलकुलेट करते तो बाकी सब चीज सेम आता है, फर्क ही एरिया का पढ़ने वाला था, लेकिन एरिया तुमको छोटा ही वाला लेना है, तो तुम इधर से करंट पास करवा करके इसके वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, चाहे यहां से करंट पास करके इसके वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड निकालो, सेम आएगा, क्योंकि एरिया तुमको छोटा वाला लेना है, एरिया अगर अलग अलग का लेना होता तो आंसर अलग अलग आ जाता, बट क्योंकि एरिया तुमको छोटा ही वाले का लेना है, तो बाकी सब टर्म N1 नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, तो दोनों का N1 N2 आ गया, म्यू नॉट कांस्टेंट ही है, L कॉमन ही होगा, A पर ही आंसर चेंज हो सकता है, तो A तुमको छोटा वाला लेना है, तो तुम इधर इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी मान लो, या इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी मान लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड म्यू नॉट N1 N2 AL ही आएगा, और जो लोग अच्छे पढ़ने में N1 N2 जो आप लिखे हैं वो साफ आपको पता चल रहा होगा कि वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ तक रहेगा, अगले क्लास में हम लोग इसका जो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स उसको कर लेंगे, वैसे इसमें बहुत कम न्यूमेरिकल्स है, बट इंडक्टर्स का जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे।